सारी स्टॉक्स पे। कोटक क्या कह रहा है कि जो अजम्पशंस, अच्छा बेयरिश हैं ये लोग, और ये कह रहे हैं जो सर्टेन अजम्पशंस हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ के, प्रॉफिटेबिलिटी के, इन सरकारी कंपनी जो कई सारे सेक्टर्स में है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है बाजार, और वो डाउट कर रहे हैं कि बहुत कुछ इन सेक्टर्स में शायद बदल पाएगा। मीडियम टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क रखा है, बिजनेस मॉडल चैलेंजेस को लेकर क्वेश्चन मार्क रखा है, और डिसरप्शंस के रिस्क अभी भी इन कंपनियों में है, और इसीलिए कोटक थोड़ा सा निगेटिव हो गया सरकारी। ऐसे ही कोटक हुआ था मिड कैप पे बियरिश। अच्छा लगा था सुन के जो उसने लिखा था, पर उसके बाद मिड कैप तो छप्पर फाड़ गए। लेकिन मैं जो चीज़ शो के शुरू में कह रहा था वही चीज़ है। ये क्या है ना, ये हम लोगों का लेगेसी बैगेज है। ये हम लोगों का बैगेज है। हमने अब तक देखा नहीं था सरकारी को ऐसे मूव करते। बिल्कुल इस मार्केट में। और देखिए जो कोटक कह रहा है फंडामेंटली गलत नहीं है। उन्होंने मिड कैप के बारे में भी जब कहा था वो फंडामेंटली गलत नहीं था कि मिड कैप में बहुत रैली हो चुकी है, मिड कैप में प्रीमियम हो गया है, मिड कैप में कोई भी स्टॉक में आपको वैल्यूएशन दिख नहीं रही है अच्छी। वहाँ से 60% भागे हम, ठीक है ना, कई स्टॉक्स में। पीएसयूज में 3 महीने पहले भी यही बात थी। वहाँ से सीपीएससी इंडेक्स 50% भागा है। इंडेक्स भागा 3 महीने में, सीपीएससी इंडेक्स। मैंने एक 5-6 महीने पहले एडिटर्स राउंड टेबल पर एक लिंक किया था कि पीएसयू बैंकों की रैली तो अभी शुरू हुई है, जब वो एक बड़ा ब्रेकआउट आया था। वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ लोगों ने ट्रोल किया था, वहाँ से 40% इंडेक्स भागा है। ये क्या हो रहा है? ये मुझे लग रहा है कि हम ना एक चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टेक्टोनिक हो रहा है, और हो सकता है कि एंड रिजल्ट यहाँ पर भी शून्य बटा सन्नाटा निकल के आ जाए आगे जाकर। लेकिन मार्केट ने एक लीप ऑफ फेथ लिया है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, और दिस टाइम इट्स रियली डिफरेंट। हालांकि मार्केट में कहते हैं कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, जब भी आप बोलते हैं तो वो खराब होता है, लेकिन कुछ तो चेंजेस हुए हैं। अब आप देखिए, डिफेंस का एक एग्जांपल देता हूं मैं। कभी हमने सोचा था कि हम डिफेंस के इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिजिनस बनाएंगे, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना रहा है, जो भारत डायनेमिक्स बना रहा है। कभी हमने ये सोचा था कि पीएसयू बैंक्स, फॉरगेट अबाउट मार्केट शेयर लूज करना, मार्केट शेयर गेन करने की सिचुएशन में भी आ जाएंगे। आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रही है। हम अभी भी अपने पुराने पैरामीटर्स में फंसे हुए हैं। बात है सारी की सारी ये, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली कभी ना कभी एक दिन तो सही होंगे, वो एक दिन तो इंडेक्स गिरेगा 4-5% पीएसयू का, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप रैली में पार्टिसिपेट ही ना करें। इसे बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग विद स्टॉप लॉस। बेसिकली पीएसयू इन्वेस्टिंग इस समय क्या है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग विद स्टॉप लॉस। आप रहिए इसमें और हर रैली पे अपना स्टॉप लॉस 5-6% ट्रेल करते रहिए। जिस दिन पीक से आपका शेयर 5 से 6% गिर जाए या आपकी बास्केट 5 से 6% गिर जाए, उस दिन उससे एग्जिट कर जाएं, उससे पहले नहीं। अनकंफर्टेबल सही भले ये रैली, और जितना लोग इसको डाउट करेंगे ना, ये रैली उतनी चलती रहेगी। ये रैली तब जाके, जब लास्ट बेयर कन्वर्ट हो जाता है ना बुल में, तब जाके रैली खत्म होती है। अभी तो उसके कोई साइन दिख नहीं रहे। ये बात सही है। लॉजिकली फंडामेंटली जो कुछ नोट में है उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन तस्वीर बदल रही है। खैर जो भी हो, इस पीएसयू के मोमेंटम को हमने बहुत अच्छा प्ले करा इस चैनल पे, अलग अलग स्टॉक्स के थ्रू, सीपीएससी ईटीएफ के थ्रू, चतुर्मोता साहब के थ्रू, उनकी प्रिफर्ड पिक्स के थ्रू। बहुत बढ़िया वो सीपीएससी की मूव्स को एंजॉय कर। चतुर्मोता साहब, आप लोग भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हो क्या? कब पेडल से पैर हटाना है, अब तो स्ट्रेस्ड हो रहा है, या फिर तस्वीर बदल रही है, कहां मुनाफा बांधने है, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप भी अपने सीपीएससी ईटीएफ पोर्टफोलियो को लेकर, या नहीं? तो अनुज, बहुत ही अच्छी बात अभी आशीष, अभी अनुज ने बहुत ही अच्छी बात की कि ये जो पूरी इन्वेस्टिंग है इसको हमने 4 तरीके से ऐड किया है। हम इसको कहते हैं एफटीपीएम अप्रोच, यानी कि फंडामेंटल, टेक्निकल, मार्केट डायनामिक्स और साइकोलॉजी। ये 4 ऐसी चीजें जिनको कंबाइन करते हैं आप, तो एक बड़े ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई करते हो। और जैसे अभी अनुज ने कहा कि इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका है कि आप जो बास्केट है उस पर एक ब्रॉड स्टॉप लॉस रखिए। मैं 5% तो नहीं कहूंगा, हम थोड़ा सा डीप रखते हैं, क्योंकि जब हमको बड़ा ट्रेंड पकड़ना रहता तो हम ये मानते हैं कि जब तक कि ये बास्केट आपको, क्योंकि अब आप सोचिए रेलवे की थीम में क्या हुआ है, रेलवे में पैसा बना है ऑलमोस्ट 200 से 300% पूरी बास्केट के अंदर में। जब 300% रिटर्न बना है तो आप 10% का अगर से एक स्टॉप लॉस उसमें मेंटली नहीं रखेंगे बास्केट में, तो आप उसमें बड़ा पैसा नहीं बना सकते। तो मेरा मानना है कि जब मैंने बात चालू की थी सीपीएससी ईटीएफ की पहली बार, तब शायद 24-25 रुपए था, और 32 रुपए पे मैंने एग्रेसिवली इसको रिकमेंड करना शुरू किया। आज वो ऑलमोस्ट 80 रुपए पे आ गया। तो मेरा मानना है कि जब तक ये टॉप से 8 से 10% का करेक्शन पूरे बास्केट में ना आए,
तब तक कि आपको इस ट्रेंड को राइड करना चाहिए। अब जहां तक के फंडामेंटल्स का सवाल है, तो देखिए हमने कभी गवर्नमेंट को इतना सिग्निफिकेंट कैपेक्स करते हुए देखा नहीं है। जब तक हमने किसी चीज को नई नहीं देखी, उसमें आरओई नहीं आई, उसमें आरओसी नहीं आती है, तो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग मॉडल है वो यही कहता है कि भाई आरओई 15%, आरओसी 15%, फ्री कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए। जब तक ये पैरामीटर्स हिट नहीं करेंगे, तब तक के ये कहीं ना कहीं पी की री रेटिंग ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के थ्रू आएगी नहीं। तो आपको अगर से आप अहेड ऑफ टाइम ले रहे हैं, जब आप मार्केट डायनामिक और टेक्निकल का यूज कर रहे हैं, तो आपको ये ट्रेंड को समझना पड़ेगा और इसको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के तौर पर रख करके ट्रेड करना चाहिए। हमारा तो मानना है कि ये रैली अच्छी तरह से चलेगी और इसमें सेक्टर चर्न हो सकता है। रेलवे शायद ओवर हॉट हो गया, पर पावर में आज भी तेजी है। कोल की हम बात कर रहे हैं, वहां तेजी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी सडनली अब निकलना शुरू हो गई, तो वहां पर एक अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं से अच्छा कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आएगा। ये है तरीका भाई सरकारियों को डील करने का। रेड फ्लैग्स हैं, उस पर हमने बातचीत कर ली। अभी तो मोमेंटम स्ट्रांग और हो सकता है सेक्टोरली प्रॉफिट टेकिंग की पॉकेट्स बने, लेकिन कुछ सेक्टर्स पॉकेट्स अभी भी और अट्रैक्टिव होती चली जा रही है, उन पर फोकस कर लीजिए। ये सेक्टोरल चर्निंग शायद होती रहे। क्विकली अब हर्षदा के पास चला जाए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ग्राउंड अभी भी कवर करना है। अभी भी इंटरेस्टिंग सब कुछ कवर हुआ था, लेकिन अब नतीजों और खबरों पर उतर आते हैं। सबसे पहले ब्रिटानिया, और सतपुते साहब आप चार्ट रेडी रखना ब्रिटानिया का। हर्षदा, नंबर्स कैसे? नतीजे वैसे अगर आप देखें तो उम्मीद के अनुसार ही आए हैं आशीष। 550 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, 555 करोड़ पर है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको लगता है कि 40% का गहरा कट है, क्योंकि पिछले बारी ये 932 करोड़ का एक एडिशनल आइटम के जरिए प्रॉफिट आया था 932 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्लैट है 4256 करोड़ के आसपास। एबिटा भी एकदम फ्लैट है, 821 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया, 815 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन स्टेडी रखे कंपनी ने, 19.5% से घटे हैं हल्के से 19.3% पर, 19% के आसपास आने का अनुमान था। कंपनी ने इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कई सारे प्राइस कट्स किए हैं और वो दरअसल इनके वॉल्यूम्स को सपोर्ट कर रहा है। तो वॉल्यूम का आंकड़ा कंपनी का आया है 5.5% के आसपास, जहां पर उम्मीद थी करीब 2 to 3% के आसपास वो वॉल्यूम डिलीवर करेगी कंपनी। यहां पर कंपनी कह रही है डिमांड एनवायरनमेंट रिकवर कर रहा है, उसमें हम डिलीवर कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि यहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये इनफैक्ट वो की टेकअवेज हैं ब्रिटानिया से। ओके, मिला जुला परफॉर्मेंस है, वॉल्यूम्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हुए, पर रियलाइजेशंस कमजोर। तो कंपनी ने प्राइसिंग वर्सेस वॉल्यूम्स पे वॉल्यूम्स को शायद इस बार चुना है। पर चार्ट्स पे कैसा प्ले सतपुते साहब, तेजी करोगे? आशीष जी देखिए, अगर आप ब्रिटानिया का चार्ट देखें तो 5000 का सपोर्ट है और 5200, 5250 ये डिस्ट्रीब्यूशन है और इसी लेवल में ये घूम रहा है पिछले, अगर आप देखें पिछले 15 दिनों से। कल ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का हुआ है, तो आज देखिए आशीष जी मेरे हिसाब से क्योंकि रिजल्ट इस तरह से है तो 5000 का सपोर्ट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर ऊपरी लेवल से ये टूटा है और आज अगर ये 5000 का लेवल टूटता है ओपनिंग में, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग माउंट होगी। प्रोबेबली इन दैट केस जो टारगेट दिखता है पोजिशनली वो रहेगा 4750 का, यानी 5000 के नीचे 250 पॉइंट का फॉल है। ये जो व्यू है आशीष जी, ये कंप्लीटली निगेट हो जाएगा अगर ये 5250 के ऊपर चला जाएगा या खुलेगा। इन दैट केस एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी कम से कम 5400 तक। तो ये व्यू जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 5000 के नीचे सेल बनेगा और 5250 के ऊपर बाय बनेगा, क्योंकि काउंटर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो आज ये अपना ट्रेंड जो है ये एस्टेब्लिश करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। ब्रिटानिया वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स 50-50 हैं। आज सुबह हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो देखते हैं कितना गुड डे बनता है ब्रिटानिया का। वायदा बाजार के नंबर्स, ब्रिटानिया एक निफ्टी 50 की कंपनी हो गई जिसके नंबर्स पे आज रिएक्ट करना है। वायदा में मेरे ख्याल से बर्जर पेंट्स, मैक्स फाइनेंशियल्स, नवीन फ्लोरीन वगैरह वगैरह के नंबर्स आए। हर्षदा कैसे लग रहे हैं नंबर्स? मानस आप रन थ्रू करते रहना, कहीं भी ट्रेड होगा उन नंबर्स पे वायदा वाले आपके पास आऊंगा। आशीष, शुरुआत में मैक्स फाइनेंशियल के साथ करूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो नंबर्स हैं और दूसरी वो डेवलपमेंट जहाँ पर एक्सिस बैंक हिस्सा ले रहा है। तो मैक्स फाइनेंशियल के केस में आप देखिए एनुअल प्रीमियम अर्न 19% बढ़कर आया है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 18% की गिरावट है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन्स भी हम देख रहे हैं खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। ये है तिमाही नतीजे, लेकिन जो खबर है वो ये है कि IRDA ने दरअसल अप्रूवल दे दिया है कि एक्सिस बैंक और इसकी एंटिटीज 1612 करोड़ तक का फंड इन्फ्यूजन मैक्स लाइफ में करती हुई दिखाई देंगी। उस पर्सपेक्टिव से दरअसल 14.25 शेयर्स एक्सिस बैंक को इशू किए जाएंगे उस फंड इन्फ्यूजन के लिए।
अब फायदे क्या होंगे ये समझना जरूरी है कि फ्यूचर ग्रोथ एम्बिशंस को हेल्प करेगा ये कैपिटल इन्फ्यूजन, साथ ही साथ इनकी सॉल्वेंसी मार्जिन्स को भी कुछ बेहतर करेगा। अब इस डील के बाद 6% ज्यादा हिस्सेदारी एक्सिस बैंक की हो जाएगी और यहां पर एक्सिस एंटिटीज की हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो जो करंट होल्डिंग है 13% वो बढ़कर हो जाएगी 19%, लेकिन डील सीधे एक्सिस बैंक की जो डायरेक्ट होल्डिंग है मैक्स में वो लगभग 16.2% पर लेकर आएगी, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। बर्जर पेंट्स की बात करें तो अच्छी तिमाही रही है, रेवेन्यू 7% बढ़कर आया 2881 करोड़ के आसपास। इबिट्टा में हमने देखा है 6% से ज्यादा की ग्रोथ। आप प्रॉफिट देखेंगे 49% बढ़कर 300 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ। मार्जिन्स बड़े हैं, इनफैक्ट 350 बेसिस पॉइंट का इजाफा मार्जिन्स ने दिखाया है। डिमांड मोमेंटम Q4 में जारी रहेगा, ये कंपनी कह रही है। वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने दरअसल 9% डिलीवर की है, ज्यादा ट्रैक्शन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आता हुआ दिखाई दिया है। ऑटोमोटिव बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, कमेंट्री भी मजबूत है और अगर आप बाकी पीयर सेट देखें ना, उनकी तुलना में बर्जर पेंट ने अब तक सबसे शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। नवीन फ्लोरिन रेवेन्यू पर दबाव है, 11% घटकर आया है करीब 502 करोड़ पर। मुनाफा 27% घटा है, 100 करोड़ का मुनाफा 78 करोड़ पर आ गया। इबिट्टा 50% घटकर आया है। नए सीईओ की तलाश अब भी जारी है। आपको याद होगा नवीन फ्लोरिन के केस में कई बिग टिकट एग्जिट्स हुए थे और अभी भी नाम कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, उसको लेकर आगे खुलासा होगा, फाइनलाइज जल्द करेंगे। कंपनी कह रही है बिजनेस पर असर है, डेफरमेंट हो रहा है, कैंसिलेशंस अभी तक नहीं आए हैं। मार्जिन्स रिकूप करेंगे सब्सिक्वेंटली, लेकिन रिकवरी सीडीएमओ बिजनेस में सेकेंड हाफ और FY25 तक टल रही है। तो ये कमेंट्री बाकी आपकी केमिकल प्लेयर्स के साथ ही इनलाइन है। जेफरीज होल्ड का कॉल दे रहा है 2950 का टारगेट, डैम कैपिटल न्यूट्रल है 3145 के टारगेट के साथ। ये हो गए वायदा बाजार के नंबर्स। कोई मैक्स फाइनेंशियल नंबर कमजोर पर एल्डाई की मंजूरी आती हुई। बर्जर पेंट्स हमने बिग स्टॉक्स में डिस्कस किया था, वाकई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, डीप ग्रीन शायद। और नवीन फ्लोरिन नंबर्स दिक्कत में, पर सारी आंखें डुगडुगाई सब लगी हुई हैं कि नया सीईओ कौन होगा। कंपनी कह रही कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया, वो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। खैर ऐसे में मानस ये 3 वायदा बाजार के नंबर्स पर रिएक्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कहीं कोई चार्ट में ट्रेड वेट दिख रहा है किसी में? देखिए MFSL में डेफिनेटली ट्रेड दिख रहा है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज पे करीब 8-9 दिन निकाले, कल 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 890 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट 960-970 की रेंज में हो सकते हैं। वैसे सतपुते साहब का आज का प्रेफर्ड पिक भी है, तो खैर हम ऑलरेडी राइड कर रहे हैं। डिप्स में खरीदारी करने का कॉल था, इसी स्टॉक को रखिए भाई रडार पे, सबको पसंद आ रहा है ये। अब आते हैं बाकी के कैश वाले इंपॉर्टेंट नंबर्स, और इसमें कई सारे हैं। नायका जैसे एकदम 3:30 बजकर कुछ सेकंड्स पे ही नंबर आए थे जैसी बाजार बंद हुआ था, लेकिन हर्षदा वो और बाकी कैश के नंबर्स कौन कौन से? नायका की केस में रेवेन्यू में 22% का इजाफा देखने को मिला, एबिटा करीब 26% बढ़कर आया है आशीष। मुनाफे में 105% की ग्रोथ है। अब मुनाफा इतना बड़ा है क्योंकि पिछला क्वार्टर एक लो बेस वाला क्वार्टर था। की मैट्रिक्स में आप देखिएगा, GMV ग्रॉस यहाँ पर मर्चेंडाइज वैल्यू करीब 29% बढ़कर आई है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 20% का इजाफा है, लेकिन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और साथ ही साथ फैशन बिजनेस में 30% तक की ग्रोथ है। फेस्टिव सीजन का फायदा, पिंक फ्राइडे सेल का फायदा और नायका लैंड जो इवेंट हुआ था उसका फायदा कंपनी ने इस बारी दिखाया है। 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड्योरेंस टेक रेडार पर रहेगा, बहुत ही जोरदार क्वार्टर रहा है ये। 40% मुनाफा ग्रो हुआ है, रेवेन्यू 22% बढ़कर आई है, इबिट्टा में भी 25% तक की ग्रोथ है, मार्जिन स्थिर है 11.7% पर। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हुआ है, गैस प्राइसेस कम हुई हैं और वॉल्यूम्स में पिकअप देखने को मिला है इनके क्लाइंट्स की तरफ से, तो अच्छी डिलीवरी नंबर्स की। आप गौर करिएगा आज लेमन ट्री पर भी, लेमन ट्री के केस में रेवेन्यू आया 233 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इबिट्टा 126 करोड़ पर है, मार्जिन इनफैक्ट 54.2% पर रख पाए हैं, प्रॉफिट आया 48.59 करोड़ के आसपास। ये है कंपनी लेमन ट्री के लिए। EIH वैसे इसके सामने देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तिमाही रही है, 54% का इजाफा मुनाफे में, रेवेन्यू 26% बढ़कर आई है, 55% इबिट्टा में ग्रोथ और मार्जिन इनके 35% से बढ़कर 43-44% पर आ रहे हैं। EIH के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है।
तो ये अच्छे नतीजे हैं। नज़ारा भी ठीक ही परफॉर्मेंस है, मुनाफे में 45% का इजाफा, रेवेन्यू फ्लैट है, 2% की ग्रोथ, EBITDA 21% बढ़कर आया है। मार्जिन इन्होंने अपने स्केल किए, 9.5% के मार्जिन 11% पर लेकर आए हैं। निराशा कहाँ हाथ लगेगी? शीला फोम प्रॉफिट 49% घटा है, EBITDA फ्लैट है। GSFC में हम देख रहे हैं रेवेन्यू 42% घटता हुआ, EBITDA में 67% की गिरावट है और मुनाफे में 70% की गिरावट है। EID पैरी के लिए भी एक खराब तिमाही रही है, मुनाफा 52% घटा है, रेवेन्यू में दबाव, EBITDA में दबाव क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है खराब प्रदर्शन। ओके, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। बहिती साहब, नायका FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स, अब ये साल दर साल देखूं, क्यों देखूं, नंबर्स तो अच्छे हैं, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? जी आशीष जी, चार्ट्स पे तो प्रेशर है बना हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से गिरावट कंटिन्यूअसली देखने मिल रही है स्टॉक अपने 20 लेवल के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा, लेकिन एक अहम सपोर्ट जोन के पास वापस आ गया। 21 दिसंबर को भी इन्हीं लेवल से इसमें बाउंस बैक देखने मिला था, तो थोड़ा सा एक खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन एक ब्रेकआउट के बाद तो 165 का जो जोन है, अगर स्टॉक उसके बियॉन्ड खुलता है और वहीं पे सस्टेन करता है तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। 160 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लगता है अगर ये मोमेंटम बना तो इसमें 175 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो 165 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें। ओके, हर्षदा, बाकी कोई स्टॉक से न्यूज? आशीष, यूपीएल रेडार पर रहेगा। नंबर्स खराब आए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और मूडीज ने दरअसल डाउनग्रेड किया है कंपनी के सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग को, BA1 पर लाए हैं, पहले ये Baa3 थी। डिटीरिएशन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो के फंडामेंटल्स बिगड़े हैं उसके मद्देनजर दरअसल ये मूडीज ने डाउनग्रेड किया है। बायोकॉन को USFDA अप्रूवल मिल गया है, ये एक पर्टिकुलर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की ट्रीटमेंट के लिए दवा बनाएंगे। लुपिन को भी दरअसल USFDA से एक अप्रूवल मिल गया है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के लिए, एक जेनरिक है उसके लिए वो अप्रूवल मिलता हुआ। ओके, और कैनरा बैंक को 26 फरवरी की बोर्ड बैठक, शेयर विभाजन पे उस बैंक का बोर्ड विचार करेगा। क्विकली अब एक, अच्छा इस बीच शरद अवस्थी साहब भी जुड़े हुए हैं। शरद जी से आज का पिक तो ले लिया जाए। शरद जी, गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए आज हमारे लिए? गुड मॉर्निंग जी। दीपक नाइट्राइट मुझे लगता है एक बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। यहाँ से कंपनी केमिकल्स की जानी मानी कंपनी है, पिछले 3-4 साल में कंपनी ने काफी कैपेक्स किया है जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए, और हमारा ये मानना है कि ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। जो प्रोडक्ट लाइनअप है वहाँ पे भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले समय में मिलनी चाहिए। केमिकल्स में माहौल अभी सबड्यूड है, तो बट फॉरवर्ड अर्निंग्स ग्रोथ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि काफी डिसेंट रहना चाहिए। तो यहाँ से एटलीस्ट 20 से 25% अपसाइड 2,500-3,000 रुपए के आसपास के लक्ष्य के लिए दीपक नाइट्राइट मुझे लगता है काफी बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। ओके, दीपक नाइट्राइट, जोड़ दीजिए भाई आज के टॉप कॉल्स की कड़ी में इस स्टॉक को। फंडामेंटली पसंद आ रहा है यहाँ पे SMIFS के शरद अवस्थी साहब को। अच्छा, एक काम करा जाए, अब ट्रांजिशन का समय, हमने सब कुछ बातचीत कर ली, सब कुछ निपटा दिया है, मुनाफे की तैयारी पूरी, और अब दस्तक देते हैं पहला सौदा में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।